हर साल 12 जून को पूरी दुनिया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल मजदूरी निषेध दिवस मनाती है। वैसे तो भारत में बाल मजदूरी पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी की वजह से देश में लाखों मासूमों का बचपन आज भी यूं ही जाया हो रहा है। ये समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश बाल मजदूरी का दंश झेल रहे हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाल मजदूरी निषेध दिवस का फोकस कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को बचाने पर है। साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने इसकी शुरुआत की थी। ILO के मुताबिक आज भी पूरी दुनिया में करीब 15 करोड़ 20 लाख बाल मजदूर हैं, जिसमें से लगभग 7 करोड़ 20 लाख बच्चे खतरनाक स्थानों पर जोखिम भरा काम करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में उस वक्त 25 करोड़ 96 लाख बच्चों में से करीब 1 करोड़ 1 लाख बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे, यानी करीब करीब 4%, जबकि 4 करोड़ 27 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से दूर थे। आज बाल श्रम निषेध दिवस है और इस मौके पर हम बातचीत कर रहे हैं। चाइल्ड राइट वॉच एक ग्रुप है, उसके साथ सामाजिक कार्यकर्ता और जुड़े हुए हैं प्रेम बोखंडी। प्रेम, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। आज बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर हम यही संकल्प लेना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो पढ़ाई पर ध्यान दें और जो बाल मजदूरी है उसको हम उसकी तरफ उनको कोई ऐसे मौके ना आए जो उनकी तरफ वो उनको झोंका जाए। ऐसे में ये बताएं, जिस आपदा से देश और विदेश इस वक्त जूझ रहे हैं, खास तौर से ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बच्चों की किस तरह की स्थिति है अब इस आपदा के दौरान, और ऐसे में जो शिक्षा के मौके हैं उन पर किस तरह का असर आप देखते हैं? देखिए, पिछले 20-25 साल को अगर हम देखें, अगर हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पर लोगों की जेब में पैसा गया है। लोगों की जेब में पैसा गया है, बहुत सारी महिलाओं ने जॉब करनी शुरू करी है और अपने साथ में घरों में डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर, एक सपोर्ट के तौर पे किसी महिला को रखा है। ये जो महिलाएं हैं ये सारी की सारी गांव से आई हुई थी और उन्होंने जब काम करना शुरू करा तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया और इस बीच में कानून भी बने। ये जो बाल श्रमिक निषेध जो कानून है वो लागू हुए, बहुत स्ट्रांगली लागू हुए। तो लोगों ने बच्चों को बजाय काम पे लगाने के या जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे भेजने के, इन महिलाओं ने अपने बच्चों को स्कूलों में भेजा। इन महिलाओं को मैं कहता हूँ विद्रोही महिलाएं, जिन्होंने विद्रोह किया अपने घूंघट से, जिन्होंने विद्रोह किया अपने तथाकथित कल्चर से, गांव से बाहर निकली, दूसरों के घर में बर्तन धोए, झाड़ू पोछा मारा, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजा। और उनकी एक उम्मीद थी कि वो अपने बच्चों को अपने जैसा नहीं होने देंगे, अपने जैसे कष्ट में नहीं रहने देंगे। अगर हम पिछले 2-2.5 महीने के अंदर देखें तो ये सारी महिलाएं, ये सारे लोग शहर छोड़कर वापस अपने गांव की तरफ चले गए, यानी कि वहीं चले गए जहां से ये बाहर कर आए थे। वहां पर क्या स्थिति है? जातिवाद है, छुआछूत है, वहां पर शायद उतनी सिक्योरिटी नहीं है। वहां पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वहां पर हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ काम है। अगर बड़ी बच्ची है तो उसका काम है छोटे भाई बहनों को देखना, क्योंकि माँ बाप दोनों काम पर चले जाएंगे, जो कि शहरी व्यवस्था में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब उन स्थिति में अब आप ये सोच लीजिए, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो बच्चियां पिछले 20 साल के अंदर स्कूल गई थी, क्या वो दोबारा स्कूल जा पाएंगी? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। ये जो शहरों में RT बहुत तेजी से, शिक्षा का अधिकार कानून पे बहुत लोगों ने काम करना, सामाजिक संस्थाओं ने काम किया, सरकार ने काम किया, आंगनवाड़ियां बहुत अच्छे तरह से एस्टेब्लिश हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चियां स्कूल जा रही थी। क्या उम्मीद करें हम कि गांव में भी ऐसा होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो मेरा ये आंकलन है कि बड़े पैमाने पर हम पिछले 20 साल के अंदर जो हमने मेहनत करी थी वो हम वापस स्क्वायर वन पर आ चुके हैं, हम जीरो की तरफ जा चुके हैं। जी, ये बताएं, हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन ने भी एक सैंपल किया, एक सर्वे किया, जिसमें उसने बोला कि इसका खामियाजा जो बच्चे हैं उन पर बुरी तरह से पड़ेगा। उनका एक आकलन है कि करीब 30% बच्चे ड्रॉप आउट्स होंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि UN का भी ये मोटिव था कि 2025 तक बाल मजदूरी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि इस आपदा की वजह से इस लक्ष्य को झटका मिला है? और दूसरी बात कि ये सैंपल में जो ये 30% का
स्टैट्स सामने आया है, आपकी किस तरह के अनुभव हैं और आपकी क्या आशंकाएं हैं कि क्या होगा? देखिए, एक तो यह है कि जब भी आपदा आती है दुनिया में, कोई भी आपदा हो, प्राकृतिक हो या व्यक्तिगत हो, उसका पहला असर पड़ता है बच्चों की शिक्षा पर। और अगर बच्चों की शिक्षा में भी हम देखें तो पहला असर पड़ता है लड़कियों की शिक्षा पर। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लड़कियों की शिक्षा, ये तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। जो पिछले 20-25 साल में हमने मेहनत करी थी, एक लेवल तक पहुंचे थे, वो लेवल हमारा बैक जीरो पे पहुंच गए हम लोग। एक बात। दूसरी बात, ये जो संस्था की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये आंकलन निकाला है, ये डाटा सैंपल कलेक्ट किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है इन्होंने सैंपल कहां से कलेक्ट किया। मैं उनके सैंपलिंग को या उनके रिसर्च को कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छा किया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आंकड़ा बहुत सही होगा। क्योंकि अभी तो जुलाई में स्कूल खुलेगा। जिस मई के महीने की आप बात कर रहे हैं, उस मई के महीने में तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा ही रहे थे। अभी तो फिलहाल जिंदा रहने की कवायद है। अभी तो पहली लड़ाई जिंदा रहने की है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि बच्चा स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा? ये पता चलेगा हमें जुलाई और अगस्त के बाद में, जब हम देखेंगे स्कूल खुलेंगे, और स्कूल खुलने के बाद कितने बच्चे स्कूल आते हैं, वो तब आंकलन होगा कि कितना ड्रॉप आउट हुआ है। तब हम एक्चुअल फिगर निकाल पाएंगे। फिलहाल मुझे इस फिगर के ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब मैं किसी के दूसरे के रिसर्च पे उसको कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे इस पर शक है कि ये कलेक्ट कैसे किया। फिर भी स्थिति ये बनी हुई है ग्राउंड पर कि लोगों के रोजगार चले गए हैं, खासतौर से जो लोग शहर से गांव की तरफ आ गए हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, दिहाड़ी का कोई साधन नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत योजनाएं हैं सरकारी, लेकिन एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। ये बताएं कि आपका जो अनुभव है, हमने ये भी देखा कि चाइल्ड राइट्स वॉच ग्रुप ने कई बच्चों को रेस्क्यू किया है इन दिनों, जब हम देख रहे थे कि माइग्रेंट लेबर की ये प्रॉब्लम हो रही थी। आपके क्या अनुभव रहे, और आपको लगता है कि जो फोकस है वो कहीं ना कहीं बच्चों पर भी होना चाहिए, उनकी मैपिंग हो, किस तरह के परिवार जो वापस आए हैं, वहां पर कितने परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों के ड्रॉप आउट होने की संभावनाएं हैं? क्या आपके अनुभव हैं इन चीजों को लेकर? बड़े पैमाने पे ड्रॉप आउट्स होंगे। हमने जयपुर के अंदर, जयपुर के चूड़ी उद्योग के अंदर पिछले 2 महीने से लगातार काम किया। हमारा आंकलन है, जो जयपुर को लेकर एक आजकल एक नई रिपोर्ट आ रही है कि जयपुर सेंटर बन गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। कम से कम 50,000 बच्चा वहां पर चूड़ी उद्योग में काम करता है। हमने लगातार दबाव बनाया, हमारे साथ और लोगों ने दबाव बनाया, हमने लगातार दबाव बनाया, और हम उस इतने दबाव के बाद हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम इसमें से 40-50 हजार बच्चे वहां से बाहर चले गए। हम रेलवे स्टेशन में खड़े रहे, हमारे लोग रेलवे स्टेशन में मॉनिटरिंग करते रहे। ये बच्चे रेलवे स्टेशन से नहीं गए, ये बसों के द्वारा गए। अब अगर मान के चलिए कि 50,000 नहीं 25,000 मान लेते हैं, 25,000 बच्चा जयपुर से और बिहार गया है, झारखंड गया है, तो पूरा राजस्थान के उसने 2-3 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस किया, उसने कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट को यूपी के क्रॉस किया, उसके बाद वो बिहार के 1-2 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस किया। कहीं पर भी कोई मॉनिटरिंग करके कहीं आपको पता नहीं चला कि बच्चों की स्थिति क्या है, कहीं बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया गया, या कोई श्रम विभाग या कोई पुलिस है कहीं बच्चों को पकड़ नहीं पाई। हमने ही कुछ 2-4 बार अलग अलग जगह कंप्लेन करी, कुछ बच्चों को हम डायरेक्ट रेस्क्यू करा पाए वहां से, जयपुर से जी। ये जो सारे बच्चे गए हैं, ये सारे के सारे इन पर फोकस होना चाहिए था, जिन पर कोई फोकस नहीं है। सरकार अगर चाहती तो कम से कम अब तो मॉनिटर, चलो पहले तो हम मान के चलते ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आगे पता नहीं था, लेकिन अब जब स्टेट के अंदर आए होंगे, हम अपने शहरों में देख रहे हैं कि स्टेट के अंदर आ रहे हैं, तो सबकी मॉनिटरिंग हो रही है कोरोना की बीमारी की वजह से। ये सब कोरोना के टाइम बॉम्ब है, ये अलग अलग गाँव में जाएंगे, ये प्रॉब्लम फैलाएंगे। ये बच्चे कैसे चले गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं फोकस हमने लूज किया है, हम बच्चों पे फोकस नहीं रख पाए, जबकि हम पिछले 2 महीने से लगातार कह रहे हैं कि हमारा फोकस बच्चों पे भी होना चाहिए। जी जी, तो ये बताएं कि अब जगह जगह राज्य में जहां श्रमिक अपने अपने गांव, अपने अपने इलाकों में लौट गए हैं, वहां पर मैपिंग की जा रही है, स्किल सेट्स की मैपिंग हो रही है। क्या आपको लगता है कि अभी भी अगर हम फोकस करें तो हम ठीक तरह से आकलन कर सकते हैं परिवारों का, बच्चों का, और आगे की एक फॉरवर्ड प्लानिंग वहां कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अभी फोकस तो आया नहीं है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में टीचर्स की ड्यूटी कोविड के सेंटर पेशेंट्स को देखभाल के लिए चौकीदार के तौर पे लगा दी गई है। टीचर का काम कुछ और होना चाहिए था, उनको कोविड के जिम्मेवारी लगा दी गई।
आज की डेट में सर्व शिक्षा अभियान के तहत या जो अब नया एक समग्र शिक्षा अभियान बन गया है उसकी हम बात करें, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बात करें, तो जो उसका सिस्टम है उस सिस्टम की जिम्मेवारी होनी चाहिए थी कि जिस अलग अलग स्कूलों के आसपास जो स्कूल है उसके आसपास का जो उनका वाटरशेड एरिया है उस एरिया में वो मैपिंग करते, पता करते कितने बच्चे आए हैं, कौन बच्चे हैं जिनकी संभावनाएं हैं छूट जाएंगी स्कूल। वो बच्चे जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे, जिनको मैं कहता हूँ टाई वाले स्कूल, 150 रुपए जिनकी फीस होती है, भाई सरकारी स्कूल में तो फीस नहीं है, ये तय है। तो जब हम मान के चल रहे हैं कि जो छोटे छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों की स्कूल छूटेंगे ना, क्योंकि माँ बाप के पास पैसे नहीं है। लेकिन अगर सरकार मैपिंग करे, सरकार चाहे माँ बाप को कन्विंस करे, समझाने की कोशिश करे, तो इन सारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार के तहत सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया जा सकता है। शिक्षा के अधिकार कानून की एक बड़ी खासियत यह है कि कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शिक्षा के अधिकार कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई आपका टेस्ट नहीं होगा, बच्चे के अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से उसको उस क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। 14 साल तक के बच्चे, 14 साल से ऊपर वाले बच्चे के लिए कुछ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, लेकिन 14 साल तक का बच्चा तो हो जाएगा। लेकिन मैपिंग कर कौन रहा है? टीचर्स की ड्यूटी तो ऐसे कामों में लगाई जा रही है जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो एक तो ये बड़ा मामला है। अभी भी अगर कोशिश करें, सरकार पूरी तरह से जिम्मेवारी हाथ में ले ले, सरकार समग्र शिक्षा अभियान को इसी काम में लगा दे, मास्टरों की ड्यूटी, टीचर्स की ड्यूटी इस पर लगा दे कि वो मैपिंग करें उनके स्कूल के अंदर। क्योंकि एक और मैं बात बताऊं, लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल, जो कई लोगों का मानना है कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं होती है। मैं कहता हूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई इसलिए नहीं होती क्योंकि बच्चे नहीं है। एक टीचर को पढ़ाने के लिए तो बच्चे चाहिए ना। भाई 10, 20, 25 बच्चे हों तो उसको मजा भी आएगा पढ़ाने में। अब बच्चे ही 3 हैं, बच्चे ही 4 हैं, और 4 भी कौन से वाले बच्चे हैं जो मतलब कहीं स्कूल के लायक नहीं थे, वो यहाँ आ गए। तो एक बार संख्या बढ़ेगी तो क्वालिटी भी बढ़ेगी। एक तो प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है जो कई लोग आजकल उत्तराखंड में एक बड़ा बहुत सवाल बहुत खड़ा हो शुक्रिया रहा इस है। बातचीत के लिए, इस इनसाइट के लिए प्रेम। और हम कोशिश करते हैं कि ये जो पॉइंट्स इन्होंने सामने रखे हैं उन पर सरकार फौरी तौर पर काम करेगी, उस पर ध्यान देगी।